अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। बहुत सारे घरों में बच्चे जो हैं वो पढ़ते नहीं हैं, ये बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं और पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते, बात नहीं सुनते, सोशल मीडिया पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, गेम्स खेलते हैं। जो भी इस तरह की सिचुएशन जिन-जिन घरों में है, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ देखी, डॉक्टर अफ़ान है उनकी वीडियोज़ देखी, यूट्यूब पे और बहुत सारे लोग हैं। अपने इर्द-गिर्द जिस माहौल में मैं रहता हूँ, इस माहौल को मैंने देखा, यहाँ पर किस तरह से बच्चे आखिर पढ़ते हैं और उन लोगों से बात की जो वाक़ई में जिनके घर के बच्चे आला तालीम में आगे चले गए हैं और उन्होंने थ्रू आउट स्टडीज़ किस तरह से अच्छे मार्क्स लिए, स्टैंड आउट स्टूडेंट्स रहे अपनी लाइफ़ में। आखिर वो क्या वजह हैं जिनकी वजह से हर घर का बच्चा वैसा नहीं हो पाता? क्या ये अल्लाह की तरफ से सब दिए हुए हैं? या ये हमारा अपना कसूर है? तो चलें इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखिए, मेरा जो यहाँ पर मैंने अपने पास कुछ ना गाइडलाइंस जो हैं वो लिस्ट की हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने भी इन्हें लेकर आऊँ, ताकि आपको पता चले कि क्या-क्या वो रीज़न्स हैं जिनकी वज़ह से बच्चे पढ़ते नहीं, उसमें कसूर किसका होता है और क्या चीज़ें हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको अल्लाह पाक करेगा कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखें, सबसे पहले तो बच्चे पैदा होते हैं जब तो मदर एंड फादर जब शादी हो जाती है तो फिर बच्चे पैदा होते हैं। मैं इसको इसलिए शुरू से लेके चलना चाहता हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है बच्चे पढ़ते नहीं है इसका इससे बहुत डायरेक्ट ताल्लुक है। अब नंबर 1 चीज़ ये है कि जब शादी होती है तो सबसे पहले सब लोगों का ये ख्वाहिश होती है, हर एक की मर्ज़ी भी होती है अपनी कि बच्चे जो हैं वो हो जाएँ अब ज़िंदगी में जी, बच्चे होने चाहिए, बच्चों से रौनक होती है। लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि आपको ये समझना होगा कि अगर आप बच्चों की ख्वाहिश रखते हो, तो क्या आपके पास अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दे दी है, इस ज़िंदगी में आपने जितनी अपनी ज़िंदगी में एफ़र्ट की है, वो आपके पास सब कुछ है, एहसास है, जॉब है, जो भी है। लेकिन क्या आप उन बच्चों को जिनके लिए आप ख्वाहिश कर रहे हो, वो दुनिया में आएँ, तो क्या आप उनके लिए इतना कर सकते हो? ये बात हम बिल्कुल भी इस चीज़ को अभी छोड़ देते हैं कि ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, ये लिखा हुआ है किस्मत में। इंसान की कोशिश से सब कुछ है, अदरवाइज़ जन्नत और जहन्नम ना होती, अगर अल्लाह ने ही सब कुछ तय करना था तो। ये बात आप बिल्कुल ज़हन में डाल लें कि कुछ भी अल्लाह चाहता है, अल्लाह सिर्फ़ जानता है उसकी सुपर पावर है कि क्या होगा। एफ़र्ट आप खुद करते हो ज़िंदगी में, चाहे वो बच्चे पैदा करने के लिए हो, चाहे वो मेहनत हो आपकी बिज़नेस के लिए, चाहे किसी नौकरी के लिए, तालीम में, अपने आप को बदलने के लिए। ये सारी एफ़र्ट जो है जब आप चारपाई से उठते हो, कहीं जाते हो, नौकरी करते हो, पैसा आता है तो ये एफ़र्ट से होता है, ठीक है जी? जब आपकी शादी हो जाती है तो हमारा टॉपिक लंबा ना हो, मैं शॉर्ट करूँगा इसको कि आप लोग दुआ करते हो अल्लाह से कि यार अल्लाह पाक आपको औलाद दे। जब आपके पास अल्लाह पाक उसकी दुआ के नतीजे में आप कुछ एफ़र्ट करते हो तो फिर आपकी औलाद हो जाती है दोस्तों, ठीक है जी? जब औलाद हो जाती है, ये एक इलादा टॉपिक है जिस पे मैं बाद में बात ज़रूर करूँगा कि क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए शादी से पहले जो कि इंसान को पता होनी चाहिए। बच्चों की शादी कराने से पहले उनको पता होनी चाहिए और हर इंसान को पता होनी चाहिए। ये शऊर कहलाता है। ये सब कुछ जो है शऊर कहलाता है। अच्छा जी। अब क्या होता है कि बंदे ने जब शादी हो गई है, बच्चे पैदा हो गए हैं, तो ये सबसे पहले ये ड्यूटी उसके ज़हन में होती है कि यार मैंने इनके कपड़े पूरे करने हैं, खाना-पीना पूरा करना है और इनको रहने के लिए जगह देनी है। ये घर है जो इसमें ये रहेंगे कमरे में। उसका अपना एक बेड होना चाहिए, ज़मीन पे ना सोए बल्कि वो बेड में सोए। अगर उसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो दे सकता है पूरी ज़िंदगी के लिए आई मीन 15-20 सालों के लिए उस बच्चे को, तो इसका मतलब है कि उस बंदे का हक बनता है कि ठीक है, वो एक बच्चा पैदा कर सकता है। वो इस बच्चे को दुनिया में ला सकते हैं और उसको ज़िंदगी दे सकते हैं। अगर उनके पास रहने की जगह नहीं है, अगर उनके पास बेड नहीं है, अगर उनके पास सिस्टम नहीं है कुछ भी, तो बच्चे देखें बड़े तो ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बड़े होते हैं, इसमें आप ज़रूर कसूरवार होते हो। आप का ये जुर्म कर रहे हो कि आप उस इंसान को ज़िंदगी में उसको ज़िंदगी दे रहे हो और फिर उसके बाद उसको वैसे ही बस बड़ा कर रहे हो, ये कहते हुए कि बाकी लोग भी तो बड़े हुए हैं। ठीक है जी? तो ये बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट और पॉज़िटिव हो के आपने इन बातों को सोचना है। ठीक है जी? फिर आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये होती है कि खाना-पीना, उसके अलावा आपकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपने उनको गाइड करना होता है कि यार और उनकी हेल्प करनी होती है कि अब बच्चा वो आ गया है, तो वो बच्चा बड़ा होगा, तो उसमें उसकी हेल्प करते हो, उसको खाना खिलाना सिखाते हो। आप लाइक आई नो कि मदर्स उनकी पोटियाँ धोती हैं और ये सारी मेहनत करती हैं, और तब वो बच्चा बड़ा होता है, चलना सीखता है, फिर वो बात करना सीखता है, ठीक है जी? माहौल में वो बढ़ता है, जो आपके घर का माहौल है, उसमें वो बढ़ता है, आगे बढ़ता है। लेकिन आपने उसकी हेल्प करनी है कि अब आपने उसको दुनिया में ले आए हैं, तो आपने उसको उसके एंड तक पहुँचाना है। एंड से मुराद जब वो एक आगे शादी के काबिल होके अपने बच्चों को सँभालने लग जाएगा, उस वक़्त तक आपने उसकी हेल्प ज़रूर करनी है। उसके बाद उसको दुनिया नज़र आ जाएगी, वो खुद अपने आप को सँभालेगा, ठीक है जी? आपने उसको दुनिया को रिकॉग्नाइज़ करवाना है, उसको पहचान करवानी है दुनिया की। फिर उसके बाद क्या होता है
कि आपका सबसे पहली जो ड्यूटी है जब बच्चा आ गया है मैं हमारा टॉपिक आई नो यही है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है कि बच्चे जब पैदा हुए तो मैं उसके बाद से ये लेके चल रहा हूँ, सीक्वेंस से इन चीज़ों को। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप भी कर रहा हूँ क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक्स में आएँगी। तो पढ़ने पे हमारा ज़्यादा ध्यान है। अब आपने क्या करना है भई देखो जब आप बच्चे का जो पढ़ने का जो लिंक है वो इस चीज़ से है कि घर का माहौल कैसा है। ये इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट लाइक बहुत ख़ास बात है ये। आपके घर में शोर-शराबा है, आप गाली देते हो या आप गुस्सा करते हो या आपके घर के अंदर डिसिप्लिन नहीं है किसी भी चीज़ का। डिसिप्लिन से मुराद क्या चीज़ होती है वो मैं आगे कवर करता हूँ। बच्चे की ज़िंदगी क्यों खराब होती है? वो पढ़ता क्यों नहीं है? वो क्यों खेल-कूद में लगता है या इंटरनेट देखता रहता है या वो उसके मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आते? सब बच्चों के मार्क्स पीछे नहीं अच्छे आ रहे। आखिर क्या वजह है उसकी? ठीक है जी? पहले तो ये बात तय कर लेंगे देखें जितने बच्चे इंसान को चाहिए उतने ही पैदा करें जिनको वो ईज़िली सँभाल सके। नंबर 1 ये बात है। क्योंकि इसमें अल्लाह पाक के ऊपर हम कोई भी बात नहीं डाल सकते कि ये अल्लाह पाक ने किया है तो तब आ गए हैं अचानक से। आपने एफर्ट किए तो तब ये दुनिया में आए हैं, ये बात असल है, जो असल पॉज़िटिव जिसको हमने समझना है, ठीक है जी? ये आपका अपना डिसीज़न था जिसकी वज़ह से ये सब कुछ होता है, इंसान डिसाइड करता है वो होता है। आपने घर का माहौल सबसे पहले बेहतर करना है, आपने बस ये चीज़ सीखनी है देखें, हम सीखेंगे इस चीज़ को, ठीक है जी? पहले तो मैंने जो बातें की हैं वो आई नो थोड़ी कड़वी हैं, लेकिन बातें ये सच्चाई की हैं, तो अब हमने घर के माहौल में जो बच्चे आ चुके हैं, अब हम उनकी पढ़ाई की मदद कर रहे हैं, तो पहले तो अपने घर का माहौल ये ठीक करना है मिल के, वालिदैन ने, कि सुकून हो घर में, आराम से बात करनी है, बहुत आराम से। कैसे हैं आप? मुझे ये चीज़ दे दें। अच्छा जी, फलाँ काम कर दो मेरा आप अगर आप बुरा ना मनाओ। प्लीज़, थैंक यू ये अल्फ़ाज़ आप इस्तेमाल करें। माज़रत का लफ़्ज़, बहुत शुक्रिया, पानी दिया है तो। ये चीज़ें बच्चे में सीखने को मिलेंगी तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा इस मुआशरे के लिए। ठीक है जी? फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उस बच्चे के बारे में जब आप उसको वो आ चुके हैं इस दुनिया में, वो उसने पढ़ाई शुरू कर दी है, स्कूल में जाने लगा है। उसे नहीं पता होता है। मैं खुद एक अपनी वो ज़िंदगी गुज़ार के आया हूँ। बच्चे को खुद नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है ज़िंदगी में। इंसान, टीचर्स, मुआशरा ये लोग उनको गाइड करते हैं। तो पेरेंट्स की जो पहली ड्यूटी है वो यही है कि उसके बारे में सोचें। अब पेरेंट्स उनके बारे में यही सोचते हैं, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा जो है इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा बैंक में जॉब करेगा या मेरा बच्चा जो है वो बाहर मुल्क जाएगा जी, वहाँ पर जाके नौकरी करेगा, दुबई में जाएगा या फलाँ बनेगा, ऐसा बनेगा, कुछ भी बनेगा, ठीक है जी? ब्यूरोक्रेट बनेगा, वकील बनेगा, कुछ भी सोचते हैं वालिदैन। तो आपने उसको डिसाइड करना है पहले कि आप इसको क्या बनाना चाहते हैं इसकी ज़िंदगी में, इसको क्या करियर देना चाहते हैं, इसका क्या गोल होगा ज़िंदगी में, ये कैसे ज़िंदगी को जिएगा अपनी आगे जाके, ठीक है? क्या बनेगा? तो आपने उसको ये नहीं कहा ना कि बस आपने ये बनना है और ये जब बड़ा होगा 10 मैट्रिक में आएगा तो उसको बताएँगे तुमने ये बनना है, बस उसके बाद छोड़ देंगे, नहीं। ऐसा नहीं है, ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो चुकी है, जो इसका आपने जो आपने एक्शन किए हैं उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, कि आपने उसकी हेल्प करनी है और खुद डिसाइड करना है उसके बारे में। फिर आपने उस चीज़ के बारे में फुल इंटरनेट पे सर्च करना है, कि इस काम को करने के लिए मैट्रिक में जाएगा तो वो कौन से सब्जेक्ट्स लेगा कि वो वकील बन सके, फिर उसने एफएससी में क्या पढ़ना है, फिर उसने यूनिवर्सिटी में वो कौन-सा कोर्स करना है, ये आपने पहले तय करना है, ठीक है जी? आपने खुद इस चीज़ के बारे में एक बच्चा है उसके बारे में आपने ये डिसाइड करना होगा। जब उसकी चीज़ें तय होंगी, आपको पता होगा कि आपने इसको किसकी तरफ ड्राइव करके लेके जाना है, तो वो बच्चा वैसा ही बनेगा, ठीक है जी दोस्तों? फिर उसने क्या करना है, आपने उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, सिर्फ़ एक चीज़, वो है रूल्स एंड टाइम टेबल। देखिए, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि आपके बच्चे की जो रूल्स एंड टाइम टेबल है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? घर का जब असूल होते हैं ना, तो बच्चे के खुद मार्क्स आते हैं, रिज़ल्ट अच्छा आता है। ये इसलिए कि जब रूल्स एंड टाइम टेबल है दोस्तों, इसके मुताबिक जब जब बच्चा ढल जाता है, तो वो ज़िंदगी कामयाब गुज़ारता है। जब भी आप सक्सेसफुल लोगों से बात करोगे, चाहे कोई वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या कोई बैंक के हैं, बिज़नेसमैन हैं, कुछ भी वो यही कहेंगे कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं दाँत ब्रश करता हूँ, मेरे ये दिन की रूटीन है, 1 बजे तक मैं ऑफ़िस जाता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर मैं 2 3 से 4 ये काम करता हूँ, फिर रात को आता हूँ, एक्सरसाइज़ करता हूँ, दौड़ने जाता हूँ, भागने के लिए जाता हूँ और ये मेरी रूटीन है ज़िंदगी की। इस तरीके से वो बताते हैं कि मैं ज़िंदगी में कामयाब हुआ। एलन मस्क से पूछो उसकी भी एक बिज़ी रूटीन है, टाइम टेबल है, टास्क है। आप उनसे पूछते हो कि भई आप कल फ्री हो? तो वो बच्चा ये कह पाए कि नहीं मेरा 4 से 5 स्टडी का टाइम है। हाँ, मैं 5 से 6 के दरमियान फ्री होता हूँ। तो बच्चे के पास ये बोलने के लिए चीज़ हो, आप उससे पूछो तो ये नहीं है कि उससे पूछो मिसाल के तौर पे कल क्या करोगे? अगर ठीक है मैं छुट्टी कर लूँगा स्कूल से। उसको पता हो कि ये मेरी ज़िंदगी का टाइम टेबल है। जब आप बच्चे को टाइम टेबल बना के देते हो, आप उसकी हेल्प करते हो, उसके लिए रूल्स बनाते हो तो फिर आपको पता है एक चीज़ नहीं होती आपकी ज़िंदगी में, वो तंगी और वो परेशानी नहीं होती। किस चीज़ की? कि उस बच्चे का जी इंटरेस्ट नहीं है स्टडीज़ में। उस बच्चे की जी जब पढ़ने लगता है तो उसे नींद आ जाती है जी। और इस तरीके से ये चीज़ें फिर नहीं होंगी, वो सुनता नहीं है मेरी बात को। जब उसकी टाइम टेबल आप शुरू से ही डिसाइड कर लेंगे ना कि बेटा
आपके भई 8 बज गए, ओके स्कूल जाने का टाइम है। स्कूल से जब वो बच्चा वापस आया, फिर आप उससे कहते हो, ओके आपका टाइम हो गया बेटा, आपने अब जो है इस टाइम जो है आपका खाना खाने का टाइम है और उसके बाद आप जो है ट्यूशन पढ़ने जाओगे या जो भी उसका काम है, ट्यूशन नहीं पढ़ता तो घर में वो पढ़ेगा, ठीक है जी। 5 बजे तक उसने पढ़ना है, 4 बजे तक, उसका एक टाइम टेबल फिक्स हो, ये नहीं कि आज 4 है तो चलो 4:30 तक पढ़ो आज, नहीं। उसका फिक्स टाइम टेबल हो कि भई 2 बज गए, ओके 2 बज गए बैठ जाना है। फिर ये नहीं केयर करनी बाहर बारिश हो रही है, आज सर्दी बहुत है, आज हलवा बना रहे हैं तो आज छोड़ दो, नहीं। फिर उसका टाइम टेबल है वो उस पे चलेगा, चाहे दिन है, रात है, सर्दी है या गर्मी है। तो आपने उसका टाइम टेबल फिक्स करना है। उस बच्चे के ऊपर शोर करने की, उसको नसीहतें करने की, उसको समझाने-बुझाने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसके लिए डिसाइड किया हुआ है, उसको कहाँ लेके जाना है, क्या उसका फ्यूचर है, तो आपने बस उसको एक टाइम टेबल में डालना है। टाइम टेबल की वजह से वो बच्चा उसको ये पता हो जाएगा जब 1 महीना, 1 साल, 6 साल अपनी ज़िंदगी के जब 8वीं क्लास तक वो टाइम टेबल को हर रोज़ सब बच्चे फ़ॉलो करेंगे आपके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़िंदगी में भी सुकून होगा, उन बच्चों को भी ये पता होगा कि ये टाइम है मेरा स्टडीज़ का, इस वक़्त मैंने स्टडीज़ करनी है और इस तरीके से आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी। अब मैं आपको आगे जो चीज़ बताने वाला हूँ, ये सुनें। आप भी जब देखें जॉब करते हैं ना, आप मिसाल के तौर पे कोई मज़दूरी कर रहे हैं, कोई बैंक में नौकरी कर रहे हैं या कहीं भी आप जाते हैं, ठीक है जी? तो ये मेरे आपको मैं एक बहुत बेहतरीन बात बताता हूँ कि मुझे भी जब जॉब होती है ना मेरी, तो मुझे ये पता है कि मैंने इस दिन जॉब करनी है। मुझे क्यों पता है? क्यों? कि मुझे ये पता है कि मैं ये जॉब करूँगा तो महीने के एंड में सुबह 8 से 5 तक जॉब करूँगा तो महीने के एंड में मुझे ये पैसे मिलेंगे। पैसे से मेरी ज़िंदगी गुज़रेगी, पैसा आएगा। बच्चों को ये पता होगा कि मैंने सुबह 8 से 2 स्कूल जाना है, 2 के बाद 3 तक खाना खाना है, 3 से 5 स्टडी करनी है। उसके बाद मैंने टाइम टेबल मेरा इस तरह के मैं आगे बात करूँगा खेलने के लिए, हर एक चीज़ के लिए उसका टाइम टेबल होगा। तो फिर उसको ये पता होगा कि उससे आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा बच्चे का कि यार बच्चा उस टाइम के अंदर जो काम वो कर रहा है, उसको जो टाइम टेबल मैंने बना के दिया है उसमें उसने ये काम कर रहा है, तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जैसे आपको पैसे मिलते हैं, वैसे उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इंसान जब भी किसी चीज़ को टाइम देता है, उसको टाइम टेबल में डालता है, टालता नहीं है चीज़ों को, तो फिर वो चीज़ें खुद ठीक होने लग जाती हैं दिन-ब-दिन। फिर इस तरीके से उसका इंटरेस्ट भी खुद पैदा होगा क्योंकि उसको ये पता हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट हो ना हो, आपको ये पता है कि ये ज़रूरी काम ये करना है मैंने। इंटरेस्ट कभी भी खुद नहीं पैदा होता। अगर आपको आपका बॉस आपकी नौकरी वाली जगह से ये कहा जाए कि ठीक है, आपको कोई टाइम टेबल नहीं है, कुछ नहीं है, बस अगले दिन आप उठो तो आपको छोड़ो आज दिल नहीं कर रहा, आज मैं नहीं जाता। ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता आप नहीं जाओगे। आप जाओगे और फिर आपकी वो रूटीन बन जाती है ज़िंदगी की और आप उस काम को आप करते हो और इसी तरह से आप सीढ़ियाँ तय करते हुए आगे जाते हो। और काम में भी आपको कोई न कोई सिखाता है चीज़ों को, ठीक है? आपको गाइड करता है, कोई नई चीज़ आती है ज़िंदगी में आपकी, कोई काम पे कोई नई चीज़ आती है, कोई नई डिवाइस आती है, कोई नया आपको कोई सिस्टम सिखाते हैं, तो वो आपको पहले ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह से बच्चों को भी हर चीज़ की ट्रेनिंग देनी लाज़मी है। ज़िंदगी में कभी भी आपको भी काम पे इस तरह कभी भी नहीं छोड़ देते कि हाँ, ये जी फलाँ चीज़ है, ये सॉफ्टवेयर है, हाँ, ठीक है भई जाओ इस पे काम करना शुरू कर दो। बस आप वर्बली बता दो, हाँ, ये ऐसे-ऐसे करते हैं। नहीं, आपको वर्कशॉप्स देते हैं। इस तरह से बच्चों को भी वर्कशॉप की ज़रूरत है। ज़िंदगी में एहसास कीजिए उनका भी, वो भी इंसान है, वो इस तरीके से अच्छे इंसान बन के बड़े होंगे और ज़िंदगी में कामयाब होंगे। फिर उसके बाद हम चलते हैं कि उनको पढ़ने के साथ-साथ उनको खेल का मौका दिया जाए। उनके टाइम टेबल में रखा जाए कि 2 घंटे या डेढ़ घंटा या जो भी 2 घंटे हैं वो खेलेंगे शाम को, ठीक है जी? लेट देम प्ले। इंटरनेट पे वो खेलते हैं, नो प्रॉब्लम उनको गेम अच्छी लगती है, आप उनके साथ हेल्प करो, उनको इंस्टॉल करके दो, अच्छी गेम जो है वो खेल सकें। ये पज़ल गेम हो, क्विज़ गेम्स हो, कुछ भी। फिज़िकल गेम खेलें, बच्चे पुराने ज़माने में खेलते थे हम लोग कार्ड हो गए, चोर-सिपाही, पर्चियाँ डालते थे। लूडो खेलो घर में, लूडो भी बहुत अच्छी गेम है, एक फिज़िकल उसमें एक्टिविटी होती है, बंदा आई मीन थोड़ा एक्टिव होता है, मेंटली एक्टिव होता है, क्या चाल चलनी है, किस तरह से। ये चीज़ें अच्छी हैं। ये वो लूडो कुछ लोगों ने ये कह दिया कि यार घर में आप उसमें पैसे तो नहीं लगा रहे ना भई, आप उसको अपनी फन के लिए खेल रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ठीक है? कोई नहुसत नहीं है लूडो। लूडो एक अच्छी चीज़ है, घर में बच्चे के लिए होनी चाहिए कि कैरम बोर्ड है अगर तो होना चाहिए। फिज़िकल गेम होनी चाहिए, कोई फिज़िकल आपके घर में स्पेस नहीं है, स्कूल में पार्क नहीं है या सॉरी आपके इलाके में पार्क नहीं है कुछ, तो आप घर में इस तरह की छोटी-छोटी फिज़िकल गेम कमरे में बैठ के भी खेल सकते हो, जिससे बच्चे की अच्छी नशो-नुमा हो, अच्छा उसका मेंटल भी वो सैटिस्फैक्शन हो। उसको ये पता हो कि अब ये मेरी गेम का टाइम है। उसको कुछ भी है, उसको बोलो कि ये तुम्हारा अपना टाइम है, तुम गेम करो, जो करते हो करो। पढ़ाई उसको छोड़ दो, उसको कहो कि पढ़ाई अब छोड़ दो। इस तरीके से बच्चे का मेंटल भी वो फिज़िकली भी हेल्थी रहेगा। फिर उसके बाद स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो, कोई टॉपिक्स पे आप बातें कर सकते हो, इंटरनेट पे आप टॉपिक्स देख सकते हो। चलो भई आज थोड़ी देर के लिए हम कुछ अच्छा टॉपिक देखते हैं, जंग-ए-अज़ीम के बारे में बात करते हैं। आप पेरेंट्स हो, आप उनको कोई भी अच्छी चीज़ें बता सकते हो। आप उनको सहाबा की स्टोरीज़ बता सकते हो। आप उनको अच्छी-अच्छी पुरानी मूवीज़ जो सहाबा पे बनी हुई हैं,
मैं लास्ट मैसेंजर्स और हज़रत उमर पे बनी हुई उमर सीरीज़, आप इस तरह की चीज़ें उनके साथ हर रोज़ 30 मिनट के लिए बैठ के देख सकते हो, जिनसे उनको नॉलेज इंक्रीज़ हो, उनको तालीम भी मिले और उनको दीन की समझ भी आए। तो आप इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हो, आप मस्जिद जाते हो, वहाँ पर आप बैठ के बातें कर सकते हो आपस में। अच्छा, हम और बताओ कैसा दिन गुज़रा, आज हम ये बात करेंगे। तो ये टाइम टेबल ना घर की खूबसूरती भी इससे आएगी आपकी, और इस तरह से बच्चे भी तमीज़ और तमद्दन सीखेंगे। ठीक है जी दोस्तों? फिर उसके बाद है, ये आपने चेक एंड बैलेंस कैसे रखने हैं। अब ये रूटीन टास्क जब ये बन जाएगी तो फिर मदर जो है, जिसका जो ऑल टाइम घर पे होती हैं, अगर वो जॉब नहीं कर रही तो फिर वो उन पे टाइम टेबल और उनकी हर एक चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखेगी। मदर का सिर्फ़ एक काम होगा ज़िंदगी में, शोर नहीं करें, कोई अपना सर खाने की ज़रूरत नहीं है, सर दर्द करने की ज़रूरत नहीं है। 2 बज गए, ओके, आपकी जो आपका फलाँ टाइम हो गया जी, फलाँ चीज़ का आपका टाइम टेबल के मुताबिक आपने वो रिवाइज़ करना है, जो भी आवे आपने स्कूल में पढ़ा है, उसको रजिस्टर में अपने पास लिखना है और उसको समझना है बेटा। तो ओके जी, चलो जी बेटी या बेटा आप बैठ के इसको शुरू कर दो काम को। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नहीं भई, कुछ भी नहीं हो सकता, आपने ये करना है, आपको डेली की ये ड्यूटी है, आपके लिए टाइम टेबल बना हुआ है, आपने इस काम को ऐसे करना है। तो बच्चा उस काम को फिर ना चाहते हुए भी करेगा, मदर ने सिर्फ़ उसको बोलना है कि नहीं, नहीं 5 मिनट और लेट नहीं, हमारा ये टाइम है फिर खराब हो रहा है। अगर आप 5 मिनट लेट बैठोगे तो आपको 5 मिनट लेट में उठने की वो करूँगी कि 5 मिनट आप लेट उठोगे, मैं इस तरह से नहीं मान सकती। बच्चे 2-3 दफ़ा ज़िद करते हैं ना, हर इंसान की आदत है। फिर थोड़े दिनों बाद ना वो खुद सीधे हो जाते हैं, खुद समझ जाते हैं। कोई ज़िद, कोई चीज़ें, ये कुछ भी नहीं होता ऐसा। सब लोग सीधे हो जाते हैं। ये ज़िंदगी का मेरा अपना भी एक क्या कहते हैं, सबक है, जिससे मैंने सीखा है चीज़ों को। इंसान खुद ठीक हो जाता है जब वाक़ई में वो किसी चीज़ को ठीक से करे तो। ठीक है जी? फिर उसके बाद होता है कि उनकी हेल्प करो, जब वो स्टडी कर रहे हो उनको बताओ कि किस तरीके से स्टडीज़ करनी है और किस तरह से पढ़ना है। ये एक स्टेप सेप ड डिफरेंट टॉपिक है कि आप मार्क्स इंक्रीज़ कैसे करते हो, स्टडीज़ कैसे करनी चाहिए। इसको मैं डिफरेंट करूँगा वे में, डिफरेंट टॉपिक में इसको डिस्कस करूँगा। अभी हमारा बच्चे का ये कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ कैसे लाना है, वो कैसे पढ़ना स्टार्ट करें। मेरे आज का टॉपिक सिर्फ़ हमारा ये है। फिर जब वो टॉपिक स्टडी कर रहे हो तो उनको हेल्प करो कि यार इंटरनेट में उनकी सर्च करो, यूट्यूब पे उनको सर्च करके दो, एक्सक्यूज़ मी। यूट्यूब पे उनको सर्च करके दो कि कैसे वो टॉपिक्स को सर्च करें और वहाँ से भी नॉलेज हासिल करें टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है जी? फिर उसके बाद आप जो है उनको नोटबुक पे लिखाओ चीज़ों को। हर एक चीज़ को जो स्कूल में पढ़ा, जो भी उसकी घर के लिए एक नोटबुक हो या ट्यूशन वाली नोटबुक, जिसमें वो पढ़े, उस चीज़ को दोबारा से लिखे। जितनी दफ़ा वो क्वेश्चन्स आंसर्स को लिखेगा, फिल इन द ब्लैंक्स को लिखेगा और फिल करेगा, उसके ज़हन में वो बैठेगी वो चीज़ और नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम में उसको आसानी होगी। बच्चे फेल इसीलिए होते हैं ज़्यादातर, जब उनको वो रिपीट नहीं करते, वो लिखने का काम नहीं करते। एक तो उनकी फिर राइटिंग ठीक नहीं होती कभी भी, क्योंकि उन्होंने लिखने का काम किया ही नहीं होता। पूरे साल में 1 रजिस्टर होता है उनके पास या 8 कापियाँ, उसमें से भी सब आधी-आधी भरी होती हैं। तो बच्चे 3 रजिस्टर, 2 रजिस्टर बड़े-बड़े मोटे रजिस्टर जो हैं वो खत्म करें। इतना लिखें। हर अपने चैप्टर को साल में 3 दफ़ा लिखें, क्वेश्चन आंसर्स को लिखें, ठीक है जी? गाइड करें उनको, हेल्प करें उनकी। गाइड से मुराद ये होता है कि आप उनको सिर्फ़ समझाएँ-बुझाएँ, नहीं। समझाना-बुझाना उस टाइम करें जब उनका फ्री टाइम है, उसमें उनकी। लेकिन टाइम टेबल बनाना ये एक डिफरेंट चीज़ है, समझाना-बुझाना उनको डिफरेंट चीज़ है, कि हमने उनको इल्म दे दिया, किताबें दे दी हैं, स्कूल में भर्ती कर दिए, लेकिन नहीं, आपने अब उनकी ड्यूटी बन गई, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ये कहोगे कि नहीं, मैं तो ये काम नहीं कर सकती, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इट मीन्स कि आप ही ज़िम्मेदार हो उसकी फ्यूचर के। आप ज़िम्मेदार हो उसके ना मार्क्स आने में, आप ही ज़िम्मेदार हो, कोई टीचर, कोई बंदा ज़िम्मेदार नहीं है। वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? आपकी ये अव्वल ड्यूटी थी। आपने उस बच्चे को ज़िंदगी दी, वो ज़िंदगी उसको मिली है, तो आपका काम बनता है कि आप उसको एंड तक लेके जाओगे। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती या वो काबिल नहीं हो जाता जॉब पर जाके खुद अपने लिए जीने के। ठीक है जी? तो ये सारी ड्यूटीज़ हैं और आपने उनकी हेल्प करनी होगी। ठीक है जी? हेल्प इसी तरीके से करनी है, उनके साथ बैठ के सम टाइम टाइम देना है या उनको टाइम टेबल स्ट्रिक्ट करना है और उनके हेल्प करनी है टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में, उनको उनसे पूछना है कि आपको कोई मसला होता है। मिसाल के तौर पे पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं, उनको समझ नहीं है, अनपढ़ हैं, तो वो ये टाइम टेबल सिर्फ फॉलो करें और इंटरनेट एंड यूट्यूब का इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके साथ करवाएँ, उनसे पूछें कि आप ये सर्च करो, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ बैठी हूँ मैं बेटा, आप सर्च करो, आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं भी सुनूँगी साथ में, शायद मुझे भी समझ आ जाए। आप मुझे समझाने की कोशिश करो, आपको क्या समझ नहीं आ रहा, तो आप उनके साथ मिलके सर्च करो, इस तरीके से इसको कहते हैं हेल्प करना। ये होती है हेल्प। हर रोज़ चीज़ों को चेंज मत करो उनके लिए। ज़िंदगी में उनको एक टाइम टेबल को एक ही रखो ताकि वो सीखें ज़िंदगी में अपनी, ठीक है जी? तो ज़िंदगी भर उनको ये टाइम टेबल काम आएगा। इसी तरह कल को वो जॉब पे जाएँगे, तो वो तंग नहीं होंगे, ठीक है जी? तो बच्चे जब इस तरह से अपनी एज को पहुँच जाते हैं, मैट्रिक, एफएससी जब कर लें, तो ये टाइम टेबल रखें। उसके बाद उनकी जॉब के बारे में भी सोचें। अगर आपके वहाँ वहाँ पर हालात अच्छे नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, तो वो हम उस पे एक सेपरेटली, अगर आप वो चाहते हैं कि मैं टॉपिक बनाऊँ, उस पे बात करूँ, तो हम उस पे बात कर सकते हैं।
मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, बिजली नहीं होती, ऐसा है, दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्चे नहीं पढ़ रहे, आपको परेशानी हो रही है। कंपेयर मत करें अपने बच्चों को, किसी भी दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर मत करें, उनको ताने मत दें। ज़िंदगी में ताना देना बच्चे को, इट्स सो बैड, लाइक यू हैव अ वेरी बैड एटीट्यूड, कि इसका मतलब है कि आपका बहुत ही बुरा एटीट्यूड है। आप खुद इंसान नहीं हो, इसलिए आपको समझ नहीं आ रही कि आप उनसे क्या कह रहे हो। उनको करेज करो, उनकी ज़िंदगी में उनको करेज करो, बजाए उनको तहमीलें बाँधने के, लोगों के मिसालें देने में कि या लोगों के उनको जो है मिसालें देके समझाने के बजाय उनको काबिल बनाओ, आप उनकी हेल्प करो। अगर नहीं कर सकते तो फिर बस ये है कि आप ज़िंदगी में वो आ चुके हैं तो उनकी हेल्प करो, बस मैं यही कहूँगा, मैं और कुछ नहीं कह सकता। पहली बात है कि डिसाइड करो कि कितने बच्चे होने चाहिए ताकि जितनों को आप सँभाल सको। अगर आपने सँभाल सकते हो, उनकी फीसेस दे सकते हो, उनके कपड़ा पूरा कर सकते हो, उनके रहने की जगह है और हर एक बच्चे को उसका बेड दे सकते हो, तो फिर आप उन उतने बच्चे पैदा करो। मैं उसके बारे में मेरा बिल्कुल क्लियर यही मानना है, अपने लिए मैं ये कहूँगा। ठीक है जी, हर इंसान की अपनी-अपनी मर्ज़ी है बाकी। और अल्लाह पाक मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अल्लाह पाक जो आसानियाँ करें, और आप लोग अगर इस तरह का टाइम टेबल बनाओगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बच्चे पढ़ाई में भी, तमीज़ में भी, घर में सुकून भी होगा, अच्छे से बात करोगे, नरमी भी आएगी और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएँगी। तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं खुशी होगी नेक्स्ट टॉपिक बनाने में, या हमारा क्वेश्चन आंसर भी होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे दोस्तों कि नेक्स्ट टॉपिक है स्कूलिंग सिस्टम इन पाकिस्तान, और पढ़ाई हो गई अब नौकरी। ये मेरे 2 नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, और आगे भी कुछ टॉपिक्स तैयार हैं, शादी वगैरह से रिलेटेड भी बच्चों के, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बट आज का हमारा यही टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक हमारा आज का पसंद आया हो, और आप कोशिश करें कि इसको अमली जामा पहनाएँ और घर में इसको इम्प्लीमेंट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपके बच्चे भी अव्वल नंबर पे आएँगे और अच्छे मार्क्स लेंगे, अव्वल नंबर पे ना भी आएँ तो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।